बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे आज की रिकॉर्डिंग्स होगी लेक्चर के हवाले से वो सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। और इस सब्जेक्ट में मैं आपको 1 to 4 की एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके दूंगा, लेक्चर नंबर 1 to 4, और फिर उसके बाद 5 to 8 की रिकॉर्डिंग करके दूंगा। इस रिकॉर्डिंग में जो लोग क्लास में आए थे, चलो उनकी जो डेली क्लासेस में आते थे उनके साथ तो मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन होती थी। फिर जो लोग नहीं आते थे ड्यू टू सम रीजंस, सो उनके लिए रिकॉर्डिंग है। मेक श्योर कि आप इस रिकॉर्डिंग को, मतलब ये तो हम एक शॉर्ट सी समरी में आपको बताएंगे, क्योंकि क्लास में बहुत डिटेल डिस्कशन होती है, बट वीडियो में इस तरह की डिटेल डिस्कशन नहीं होती। सो फिर मेक श्योर कि आप लोग, अगर कोई इशू हो तो आप लोग फिर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट ये फिलिप कॉटलर की बुक है, 11th एडिशन। कोई भी डाउनलोड भी कर सकता है। और डॉक्टर कार्टर एंड एस्कॉर्गर ने ओवरऑल, मिल्टन ने इनकी ओवरऑल इस बुक पे एक ओवरऑल पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है। सो उसी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। चैप्टर 1, डिफाइनिंग मार्केटिंग फॉर द 21st सेंचुरी। अच्छा, कॉटलर जो है तो मार्केटिंग के बारे में ये कहता है कि जी द फ्यूचर इज नॉट अहेड ऑफ अस, इट इज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब कॉटलर मार्केटिंग के बारे में ये कहते हैं कि जी फ्यूचर जो है सो वो मतलब हमसे आगे नहीं है, वो हो चुका है। लेकिन मसला सारा का सारा यहाँ पे ये है कि जी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, मतलब हर एक कंपनी अपनी तरफ से एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करती है या कस्टमर्स के हवाले से, सो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, वो डिफरेंट है। चाहे वो कंट्रीज में हो, चाहे वो नेशंस में हो, चाहे वो कंपनीज के हवाले से हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली हुई है। मतलब कोई भी कंपनी, अब लेट्स सपोज हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मार्केटिंग की है वो डिफरेंट है। जो इन्फॉर्मेशन किसी डेवलप्ड कंट्री के पास है मार्केटिंग की, वो डिफरेंट है। उनके पास टेक्निक्स या टूल वो सब कुछ डिफरेंट हो रही है। सो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केटिंग के बारे में, फिलिप कॉटलर ये कह रहे हैं। ये हमारे इस चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि जी इकोनॉमी कैसी होगी, कौन कौन से मार्केटिंग टास्क है। इस चैप्टर में बेसिकली हम इन 5 क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मतलब ये देख लें जी, व्हाट इज द न्यू इकोनॉमी लाइक, व्हाट आर टास्क्स ऑफ मार्केटिंग, मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या है, ओरिएंटेशंस टू मार्केटिंग एग्जिबिट, एंड हाउ कंपनीज एंड मार्केटर्स आर रिस्पोंडिंग टू द न्यू चैलेंजेस। नंबर 1 जो क्वेश्चन है कि न्यू इकोनॉमी में सबसे पहले आप अगर देखें ना कि जी हमारी इकोनॉमी, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम परचेजिंग पावर की बात करते हैं, हम जीडीपी की बात करते हैं, हम जीएनपी की बात करते हैं, बाइंग पावर की बात करते हैं। सो बाइंग पावर में या इन सब चीज़ों में एक इंक्रीज आया है, बजाय इसके कि जी महंगाई तो आई है लेकिन स्टिल वो इंक्रीज आया है कि जी लोग फिर भी खरीद रहे हैं। क्यों? एक तो नेसेसिटीज़ की है, वो तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इसके अलावा जो हमारी नीड्स है, हम उसको भी वो कर रहे हैं। क्योंकि आपको जब नीड्स एंड वांट्स में लेटर ऑन आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा। मतलब फैशन आइटम्स ले लें, ठीक है, अब वो आपकी वांट नहीं है बट स्टिल आपकी नीड है, वो आप उसको ले रहे हो, ठीक है। या अगर आप उसको वांट में शिफ्ट करते हो कि नहीं जी आपको हर हाल में लेना है, वो आप ले रहे हो क्योंकि आपकी बाइंग पावर इंक्रीज हो गई है, ठीक है। वो एक हद से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। दूसरी तरफ वो क्यों इंक्रीज हो गई है? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आई हैं मार्केट में, हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्विसेज है मार्केटिंग में, मार्केट में आ चुकी हैं। उसके अलावा हमारे पास उस प्रोडक्ट के बारे में या उस सर्विस के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मतलब लेट सपोज इस स्लाइड से हम ये लिख सकते हैं कि जी मेरे पास एक प्रोडक्ट है, फैब्रिक है। तो अब फैब्रिक मुझे कहाँ कहाँ से मिलेगा? मेरे पास डिफरेंट वेराइटीज़ हैं फैब्रिक्स की, डिफरेंट रेट्स में मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ है, डिफरेंट क्वालिटी में फैब्रिक पड़ा हुआ है। मुझे फैब्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, मैं उसको प्रैक्टिकली देख सकता हूँ, मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। ये हम देखते हैं ना कि जी इसकी वजह से हमारे इकॉनमी में बहुत ज़्यादा चेंज आई हुई है इन सब चीज़ों की वजह से। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जी आजकल अगर हम फैब्रिक को देखें, सो इन लोगों ने यहाँ पे बात की है कि वेबसाइट्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। और उन वेबसाइट्स के थ्रू हमें उस, अगेन फैब्रिक एग्जांपल ले ले, हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही मौसूल होती है। वो कस्टमर्स के फ़ायदे की होती है क्योंकि कस्टमर्स जो है तो वो उसको इसके बारे में नॉलेज आ जाती है, ठीक है। वो उसको पता होता है कि जी इस प्रोडक्ट में ये बेनिफिट्स हैं, ये क्वालिटीज़ हैं इस प्रोडक्ट्स की। और कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज मार्केट से उस हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लेती है, ठीक है। अपने कंपेटर से इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब आप भी एक कंपनी है, दूसरी कंपेटर की भी एक कंपनी होगी, तो वो आप उसकी वेबसाइट से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आप कस्टमर से ले सकते हो, वो फीडबैक होता है, ठीक है।
इस तरह जो कंपनीज होती है वो क्या करती है आजकल की इकॉनमी में कि वो उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है। एफएक्यूज़ बना दिए हैं, फीडबैक सर्विस बना दी है, आप लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, देखें वो आप लोगों को एक फॉर्म दे देते हैं, इस फॉर्म को फिल कर लें। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, वो आपसे फीडबैक लेते हैं कि जी आपका ये सर्वे कैसा रहा। इस तरीके से आप लोग कहते हैं सो कंपनीज़ जो होती हैं वो टू वे कम्युनिकेशन भी करती हैं। कस्टमर को इन्फॉर्मेशन भी देती हैं और कस्टमर से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी फीडबैक लेती है। अच्छा, यहाँ पे ये हम क्या करते हैं कि जी कंपनीज़ जो होती हैं, सो कंपनीज़ एड्स भी प्रोवाइड करती है, कूपन सैंपल इन्फॉर्मेशन। आप देखते हो ना कि जी आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, सो जी एक न्यू ऐड आ जाता है, आप लोग के यूट्यूब पे देख रहे हो, सो आप लोगों के पास एक ऐड आ जाता है, आप लोग के पास डिफरेंट कूपन्स आते हैं, आप लोग के पास ईमेल्स आ जाती हैं। ये न्यू इकॉनमी को बूस्ट अप कर रही हैं। और कंपनीज जो होती है सो वो कस्टमाइज ऑफरिंग्स भी देती हैं किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर्स को। डेल की एग्जांपल ले लें, आप डेल की वेबसाइट पे जाएं, सो आप वहाँ पे अपने लिए प्रॉपर लैपटॉप बना सकते हैं आपकी कस्टमाइजेशन के मुताबिक कि जी मुझे इस लैपटॉप में ये चीज़ें चाहिए, इसकी इतनी रैम हो, इतनी स्पीड हो, इसका रोम इतना हो, इसका 3D कार्ड इतना हो, उसकी हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए। सो कंपनी जो है तो वो इंडिविजुअल कस्टमर के लिए भी ये सब कुछ ऑफरिंग्स देती हैं। अच्छा, इंटरनेट को जो है तो वो उन लोगों ने एज अ कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करना शुरू कर दिया कि आप उसमें परचेजिंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, आप लोगों को इवन आप हायरिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं ऑनलाइन। आप देखें कोविड पीरियड में तो कोई ट्रेनिंग इस तरह नहीं थी, सो इन लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थ्रू जूम। अब जिस तरह हम क्लास ले रहे हैं, सो थ्रू जूम हम क्लास ले रहे हैं और उसके बाद रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर ये यूट्यूब पे जाएगी, फिर आप लोग पढ़ोगे, जो लोग एब्सेंट थे वो लोग इसको दोबारा पढ़ेंगे। इस तरीके से ये इंटरनेट जो है तो टेक्नोलॉजी जो है सो वो भी एज ए टूल यूज़ हो रहा है कम्युनिकेशन चैनल के लिए। और कंपनीज जो होती है सो वो अपनी लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस और मतलब बेसिकली जो मेन गोल होता है कंपनी का कि जो उनकी कॉस्ट कम से कम यूटिलाइज हो। सो इन सब चीज़ों की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, टैलेंट की वजह से, स्किल्सफुल ह्यूमन की वजह से उनका अपनी लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करती है, अपनी कॉस्ट कटिंग करती है ताकि आपकी सर्विस क्वालिटी भी बेटर बनाए, ठीक है, एक्यूरेसी भी उनकी इम्प्रूव होती जाए, कस्टमर्स भी खुश हो, कंपनी को भी फ़ायदा हो, कॉस्ट सेविंग भी हो। सो ये भी एक न्यू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए डेवलपमेंट हो रही है। फिर इधर ये डिस्कशन है कि जी व्हाट आर द थ्री मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय बिजनेस टुडे आर ग्लोबलाइजेशन। एक तो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, कि एक कंपनी ग्लोबल जा रही है, किसी और जगह पे ओपन हो रही है। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, डीरेगुलेशंस आ रही हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा। विच ऑफ दिस अफोर्ड्स द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। सो अगर कोई बिजनेस पहले से एस्टेब्लिश्ड हो, सो इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। एंड विच अफोर्ड्स द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू बिजनेस, वाई। और अगर कोई बिजनेस हो तो इस उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी और क्यों होगी, ठीक है। मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि अगर पहले से कंपनी बिजनेस पहले से मौजूद है, सो इन तीनों की वजह से तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रही हैं, सो इनमें से कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और अगर एक नया बिजनेस है सो वो कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, आप लोग इसमें देख सकते हो, ठीक है। ये आप लोग के लिए एक क्लास डिस्कशन का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन मार्केटिंग टास्क के हवाले से आ रहा था। सो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 10 रूल्स हैं जो फिलिप कॉटलर की बुक है। उसमें कहते हैं कि जी एक तो सीईओ को मार्केटिंग फंक्शन ऑन करना चाहिए। कैसे ऑन करेगा, मतलब ऐसा करे कि जी वो उसमें खुद इंटरेस्ट ले कि जी यहाँ पे अगर हम ये स्ट्रेटजीज बनाएं, हम इस तरीके से मार्केटिंग प्लान करें, सो इसमें हमें ये बेनिफिट्स होंगे, इसमें हमें हमारी इतनी कॉस्ट आएगी। सो जब तक सीईओ खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, आप लोगों की मार्केटिंग कैंपेन उतनी स्ट्रांग नहीं होती। दूसरा, आप लोग कोशिश करें कि जी मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है वो स्टार्ट हो, ठीक है। और वो एक स्मॉल तरीके से स्टार्ट ले, ठीक है, लेकिन एक फ्लैट स्टार्ट ले। अब स्मॉल से ये होता है कि जी वहाँ पे इश्यूज कम आते हैं, ठीक है, और फ्लैट एक नॉर्मल वे में चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये लोग ये भी करें कि जी इट स्टेज स्मॉल एंड फ्लैट, ठीक है। मतलब ये नहीं कि जी मार्केटिंग में आप बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, आहिस्ता-आहिस्ता काम करें और उसी एक स्मॉल से ही मतलब हल्की-हल्की इन्फॉर्मेशन दें, थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें कस्टमर्स को, क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने से आपकी प्रोडक्ट जो है या आपकी सर्विस के बारे में उसको कंपटीटर कैच कर सकता है, वो आपसे सेल्स ले सकता है। सो यहाँ पे हमारा स्मॉल एंड फ्लैट से ये मुराद है। जितना आप लोग फेस टू फेस कस्टमर से मुलाकात करते हो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात करें। फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा शेयरिंग होती है रादर देन आप इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स पे दो, आप कूपन्स पे दो, आप एड्स पे दो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ अगर आप फेस टू फेस पे जाओ तो वो बड़ी बहुत अच्छी बात है। आप रेस्टोरेंट्स को देख लें ना, रेस्टोरेंट्स में वो आप लोगों के पास आ जाते हैं, आप लोगों को कुछ रेस्टोरेंट सर्वे दे रहते हैं कि जी आप हमें माहौल एनवायरनमेंट के बारे में बताएं,
ऑर्डर के बारे में बताएं, टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताएं, टेस्ट के बारे में बताएं, क्वालिटी के बारे में बताएं। और कुछ लोग मैनेजर आ जाते हैं वहाँ, जी आपका दौरानिया यहाँ पे कैसा रहा, आपने एंजॉय किया नहीं किया, आप रिलैक्स थे नहीं थे। सो उधर वो एक ज़्यादा होता है। अब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और जब हम इंटरव्यूज़ की बात करते हैं तो हम प्रॉपर रिसर्च की बात करते हैं, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिच इन्फॉर्मेशन मिलती है। यूज़ मार्केट रिसर्च को मतलब आप जब मार्केट रिसर्च करोगे ना, तो उसको प्रॉपरली आप लोगों ने देखना है। मतलब आपने अपने माइंड में क्वेश्चन रखना है कि जी इन्फॉर्मेशन में जितनी गेन कर सकूं करूंगा, लेकिन आपसे वो इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आपने मार्केटिंग रिसर्च ऐसे करनी है। जो लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स हैं मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, वो इस चीज़ को ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च ये एक डिफरेंट फील्ड है, ठीक है। इस तरीके से हायर ओनली पैशनेट मिशनरीज। आप उन लोगों को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हायर करें जो कि पैशनेट हो मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। उनको पता हो कि जी मुझे मार्केटिंग करनी है, मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है, ठीक है। उनको रिवार्ड्स, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब जितना आप लोग उस किस्म के पैशनेट लोगों को हायर करेंगे, उतनी ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप किसी नॉर्मल बंदे को हायर करते हैं जिसको मार्केटिंग में, मतलब वो अपने काम में इतना बिजी हो, जिसको मार्केटिंग के बारे में वो या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को या मार्केटिंग में वो इतनी एफर्ट ना दे सके, सो उसका फ़ायदा नहीं है आप लोगों को, मतलब उल्टा आपकी कॉस्ट लग रही है। सो ऐसे लोगों को हायर करें जो कि आपके लिए एक मिशनरी विजन रखते हों, एक मिशन पे हों, वो अपने टास्क को एज ए मिशन कंसिडर करें। लेकिन वो मिशन ये हो कि वो उनको अपने गोल्स के साथ साथ आपकी गोल्स को भी जहन में रखना चाहिए कि जी वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को भी साथ में कंप्लीट करें। फिर इसमें हम ये कहते हैं कि जी लव एंड रिस्पेक्ट योर कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स के साथ मतलब उनकी रिस्पेक्ट किया करें, उनको इज्जत दें, उनको वैल्यू दें। कम्युनिटी कंसिडर करें, जिस तरह ICMS इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट साइंस पेशावर में जो है, तो उन लोगों ने कम्युनिटी के लिए गड़ियाँ लगवाई थी, तो उनकी रिस्पेक्ट भी हो रही थी, वो केयर भी कर रहे थे। वो आते हैं तो जी आप किसी भी जगह जाते हैं ना, तो आपको जी चाय पियेंगे, क्या आप करेंगे, आप किसी इंटरनेशनल जगह पे जाएं, सो वो आप लोगों की बाकायदा केयर करता है, ठीक है। तो उन्होंने कम्युनिटी बिल्ड की हुई है। और रीथिंक अबाउट मार्केटिंग मिक्स, तो जिस तरह हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जी 4 Cs थे, 4 Ps थे, तो अब दोबारा उसमें करेंगे जी कहाँ कहाँ हम चेंज लेकर आ सकते हैं। अब देखें जी, प्रमोशन, एप्पल प्रमोशन नहीं करता, लैम्बोर्गिनी प्रमोशन नहीं करती, वो एवेंजलिज्म पे गई है। अब मार्केटिंग में 4 E's आए हुए हैं, ठीक है। प्लेस को एवरी प्लेस से, प्रमोशन को एवेंजलिज्म से, इस तरीके से वो 4 E's आप कंसिडर करें कि जी कहाँ कहाँ पे हम अभी चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज किया करें। कॉमन सेंस को सेलिब्रेट किया करें, लॉजिक्स को कंसिडर किया करें, और अपने ब्रांड के साथ ट्रू रहें, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। जो आपका ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है आप उसी के बारे में उनको बताएं। हमारे पास फिर इसके बाद 3 स्टेजेस हैं ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस: एंटरप्रेन्योरल मार्केटिंग, फॉर्मुलेटेड मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरल मार्केटिंग। अच्छा, ये 3 मार्केटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो कि कस्टमर्स को रिटेन भी करती हैं, न्यू कस्टमर्स को भी लेकर आती हैं। कस्टमर्स के बारे में कस्टमर जो है तो मार्केटिंग में क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन भी क्रिएट कर देता है। अब इन चीज़ों से आपको फ़ायदा क्या होगा? आपकी कंपनी बढ़ती है, मार्केट शेयर बढ़ता है, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग वो क्या है? वो बेसिकली ये एक प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन है, या एक्सप्लॉइटिंग ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ है। अब ये हम क्यों करते हैं? ये हम करते हैं फॉर जो हमारे प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हो, हम उनको रिटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिनसे हमें प्रॉफिट आ रहा होता है। अब हम उनको तो रिटेन कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ हम एक्वायर भी कर रहे हैं न्यू कस्टमर्स को, ठीक है। लेकिन ये हम कैसे करते हैं? हम इनोवेशन के ज़रिए, कि हम अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन लेकर आएँ, हम रिस्क मैनेजमेंट को देखें, हम रिसोर्स की लेवरेज करें, हम वैल्यूज़ को मज़ीद क्रिएट करते जाएँ। क्योंकि देखिए, आप एंटरप्रेन्योर के वर्ड से देखें ना, वो इनोवेशन लेकर आता है, वो रिस्क मैनेजमेंट देखता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू क्रिएशन होती है कि जी मेरे प्रोडक्ट सर्विस में कैसे इनोवेशन बढ़ेगी। इन चीज़ों से हम करते हैं, और ये बेसिकली हम क्या करते हैं कि जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, एंड देन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दोज़ अपॉर्च्युनिटीज़ होती है। हम बेसिकली इसमें ये करते हैं। इसके बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो हम जी बस अपने कस्टमर को रिटेन करो, उसको इन्फॉर्मेशन दो, लेकिन यहाँ पे आप इनोवेशन लेकर आ जाते हो। उस इनोवेशन से आपको फ़ायदा क्या होता है कि जी आप न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हो, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये ज़्यादातर यंगस्टर्स में आजकल है। सो जब हम बात करते हैं ना कि जी आप लोग वो पैशनेट मिशनरीज़ खोलें, ठीक है?
यहाँ पे ये मतलब है जी उसका। फॉर्मुलेटेड मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है, कस्टमाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है बेसिकली, ठीक है, जो कि नीड्स के साथ मैच करती है, आपकी बिजनेस के साथ मैच करती है, आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड के साथ मैच करती है। और ये बहुत टाइम से ये हुआ था, लेकिन इसमें बेसिकली आप जो मार्केट है उसके बारे में आप लर्न करते हो कि जी कहाँ-कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है? अपनी जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रिसर्च पे रिलाय करती है। जब हमने कहा ना कि जी मार्केटिंग रिसर्च के बारे में फ़ोकस करें, मार्केटिंग मिक्स के बारे में फ़ोकस रीथिंक करें, सो वो यहाँ पे फॉर्मुलेटेड मार्केटिंग होती है, क्योंकि आप लोग रिसर्च के बारे में अगेन थिंकिंग शुरू कर देते हो। ये आप इसमें अपने बिज़नेस की सेल्फ एनालिसिस करते हो, आप कस्टमर को मॉनिटर करते हो कि जी ये मेरी सेल्फ एनालिसिस है, ये मेरे कस्टमर्स है, सो राइट राइट डिसीजन कैसा होगा। आप उस राइट डिसीजन को फाइंड आउट करते हो ताकि आपके कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इसमें हम बेसिकली कस्टमाइजेशन से हमारी मुराद ये होती है कि जी हम बजाय इसके कि एक चीज़ को अडॉप्ट करें, हम एडेप्टेशन की तरफ चले जाते हैं, हम उसमें अपनी तरफ से एडिशन कर लेते हैं जिसमें हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। फिर उसके बाद हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल में कि इसमें जो आपकी जो कंपनी होती है, वो जो उन लोगों ने जो मैनेजर्स हायर किए होते हैं, वो बेसिकली उनको मार्केट में लेकर चले जाते हैं, ठीक है? ताकि वो अपने कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करें, उनके साथ टाइम गुज़ारें, ठीक है? और उनकी जो लाइफ़स्टाइल है उसको वो इम्प्रूव करें, इनोवेशन लेकर आएँ उसमें, ताकि कस्टमर की लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाए। मतलब आप बेसिकली उसमें एडिशन करते हो, कस्टमर्स की वैल्यू में आप लोग एडिशन करते हो। तो इसमें हम ये करते हैं। बेसिकली इसमें अगर आप लोग देखें जो हमारे पास ये जो 3 स्टेजेस हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ये हम तब करते हैं जब हमारे एक कंपनी जो होती है उसमें लैक होती है क्रिएटिविटी की। सो फॉर क्रिएटिंग मतलब क्रिएटिविटी की अपडेशन के लिए आप लोग मार्केट में अपने मैनेजर्स को भिजवाते हो। आप लोग देखते हो कि जी एक मैनेजर के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन मैनेजर जब खुद मार्केट में आता है, वो क्यों आता है? ताकि जी वो क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो, वैल्यू कस्टमर्स की बढ़े, मतलब एडिशन ऑफ वैल्यू हो, ठीक है? आप बहुत सारी कंपनीज़ जो होती हैं वो न्यू वेज़ के साथ इसमें आ जाती हैं अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। वो विजुअलाइज़ करते हैं कि जी कस्टमर को अगर मैं इस तरीके से प्रोडक्ट प्रोवाइड करूँ, ये सर्विस प्रोवाइड करूँ, सो ये बेनिफिट होगा, ठीक है? अब ये आप कस्टमर्स की लाइफ़ में चेंज लेकर आते हो। एक तो हमारी ये 3 मार्केटिंग हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास स्कोप ऑफ मार्केटिंग है। सो मार्केटिंग को हम अगर देखें, सो मार्केटिंग लोग कैसे देखते हैं मार्केटिंग को कि जी ये बेसिकली हम क्रिएट करते हैं या प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड कस्टमर्स को, प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना, सर्विस को क्रिएट करना एंड देन उसकी प्रमोशन करना, ठीक है? कस्टमर के हवाले से या बिजनेस को देने के लिए हम इसको मार्केटिंग करते हैं। एक तो ये तो मार्केटिंग की डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर आप इस तरफ से देखें डिमांड स्टेट्स ऑफ मार्केटिंग टास्क, सॉरी इसमें आते हैं। अब यहाँ पे स्कोप में आप देखें ना, सबसे पहले हम इसमें हमारे पास क्या है कि जी एक तो हमें अपनी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना या सर्विस को क्रिएट करना, ठीक है? अब ज़ूम वालों को देखिए, उन्होंने अपनी ऐप बनाई है, गूगल मीट को देख लिया, अपनी ऐप बनाई है। अब वो बिज़नेसेस को भी दे रहा है और कंज्यूमर्स को भी दे रहा है। ब्रेन्स एक बिज़नेस है, ब्रेन्स को उन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया है। कंज्यूमर एक बिज़नेस, हम आप लोग एक बिज़नेस है या आप लोग कंज्यूमर्स हैं, मैं कंज्यूमर हूँ, सो हमें ये फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की। आप लोग इसको भी देख लें। सो मार्केटिंग इस तरीके अब अगर इसको स्कोप के हवाले से देखें, सो मार्केटिंग हर जगह पे है। मार्केटिंग की स्कोप आप हर जगह पे देख लें। प्रॉपर्टीज़, ऑर्गेनाइज़ेशन, पीपल, प्लेसेस, हर जगह पे मार्केटिंग का स्कोप है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या होता है कि जी हमारे पास इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होती है, ठीक है? और अब मार्केटिंग में इन्फॉर्मेशन विद इन सेकंड्स चेंज होती है। सो मेक श्योर कि आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो। अगेन डिमांड स्टेट्स ऑफ मार्केटिंग टास्क, एक हमारे पास नेगेटिव डिमांड होती है, एक हमारे पास नो डिमांड होती है, ठीक है? नेगेटिव डिमांड में क्या लिखो जी, अ मेजर पार्ट ऑफ मार्केटिंग डिसलाइक्स द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे अ प्राइस टू अवॉइड इट, ठीक है? वैक्सीनेशन, डेंटल वर्क, ये अब देख लेना कि जी नेगेटिव डिमांड। अब बहुत सारे मार्केटिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम नहीं देना चाहते उन प्रोडक्ट्स को, ठीक है? अब आप लोग देख लें वैक्सीनेशन पे लोग आगे से पेमेंट करते हैं, बस अपने लिए कार्ड बनवा लेते हैं कि जी ये सब कुछ मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। अब वो ये क्यों करते हैं? ठीक है, कस्टमर ये क्यों करता है? क्योंकि कस्टमर को बेसिकली प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, ठीक है? सो या तो आप फिर
इसकी डिमांड बनाने के लिए फिर आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आ जाते हैं, आप अपनी प्रमोशन चेंज कर देते हैं, आप इनोवेशन लेकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास नो डिमांड होती है। नो डिमांड में हम देखते हैं कि जी टारगेट कंज्यूमर्स में बी अनअवेयर ऑफ और अनइंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, फार्मर्स में नॉट बी इंटरेस्टेड इन न्यू फार्मिंग मेथड्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स में नॉट बी इंटरेस्टेड इन फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज। द मार्केटिंग टास्क इज टू फाइंड वेज टू कनेक्ट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब वो डिमांड क्यों नहीं करते? शायद क्योंकि उनको उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनको उनके बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं होता। सो फिर मार्केटिंग टास्क क्या है कि जी आप उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि जी इसके आपको ये बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, इधर आप लोग, ये आपके करियर में इस तरह हेल्प आउट करेगा। अब आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप लोगों के साथ हम डिस्कशन करते हैं। लेट्स सपोज आप लोगों से हम कहते हैं कि जी आप लोग अपनी फीस जमा करवाएं, आप लोग अपने पासपोर्ट पे वीज़ा लगवा के पाकिस्तान आए, ताकि कल को आपको इक्विलेंस में इशू ना हो। अब आप लोगों के पास कोई डिमांड ही नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी जाए कि जी अगर आपको आपकी एंट्री एग्जिट ना हो पाकिस्तान में, सो कल को फिर आपको वीज़ा, आपकी डिग्री की अटेस्टेशन नहीं होगी, ठीक है, आपको इक्विलेंस नहीं मिलेगा। देन आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन बेनिफिट पता लगेगा। देन आप लोग कोशिश करोगे कि हाँ जी इसमें हमारा बेनिफिट, आप वीज़ा लगवा के एंट्री एग्जिट करोगे 5-6 बार 10 बार, ताकि आप लोगों को आसानी हो। सो एक तो ये मार्केटिंग टास्क की ये भी इंपॉर्टेंस है, नो डिमांड को हम डिमांड में इंक्रीज करने के लिए। फिर इसके डिसीजन क्वेश्चन है कि जी कौन सी कैटेगरी के, मतलब कैन यू नेम अ कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट विच योर नेगेटिव फीलिंग हैव सॉफ्टन विच पार्टिसिपेटेड दिस चेंज, की जी कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जब आपकी नेगेटिव फीलिंग्स थी वो चेंज हो गई, ठीक है, और या मतलब आप सॉफ्टनेस की तरफ चले गए, और वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको ये चेंज लेकर आया। स्कोप ऑफ मार्केटिंग में जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि हमारे पास प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, ये सब चीज़ें स्कोप ऑफ मार्केटिंग में आती हैं, ठीक है। बहुत सारी अदर चीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस के हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करें, हम फेस टू फेस लोगों के साथ जो एक्सपीरियंसेस शेयर करें, इनोवेटिव सर्विस एंड गुड्स प्रोवाइड करें, आइडियाज़ शेयर करें, इन्फॉर्मेशन दें। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं तो वो इन चीज़ों पे फोकस करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर लें। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कौन से डिसीजंस मार्केटिंग मार्केटर्स वो करते हैं। एक तो कंज्यूमर मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग, नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केटिंग। अगर जो मार्केटियर वो करता है कि जी कंज्यूमर्स मार्केट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, उनके हवाले से डिसीजंस अलहदा होंगे, बिजनेस मार्केट्स के हवाले से डिसीजन अलहदा होंगे। किसी मतलब एक कस्टमर्स को मैं टारगेट करूंगा, सो मेरे जो डिसीजन होगा वो डिफरेंट होगा। बिजनेस को के साथ डील करूंगा, सो वो डिफरेंट डिसीजंस होंगे मेरे। ग्लोबली मैं जाऊंगा, सो मेरे डिफरेंट डिसीजंस होंगे। नॉन प्रॉफिट या गवर्नमेंटल मार्केट्स के लिए मेरे डिफरेंट डिसीजंस होंगे। सो आप लोगों के डिसीजंस डिफरेंट होने चाहिए, वो मैटर करने चाहिए कि जी आप किस मार्केट में हो। आपको अपनी मार्केट के अगेंस्ट ये सब कुछ देखना है। सो आप लोगों के डिसीजंस डिफरेंट होंगे, कंज्यूम मार्केट्स के अगेंस्ट होंगे, ठीक है। आप लोगों ने अपने डिसीजन इस तरीके से लेने हैं। फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में आप देख लें, जिस तरह हमने बात की थी कि जी मार्केटिंग की डिफिनीशन क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की डिफिनीशन क्या है। एक तो सब लोग, आप लोग को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि जी व्हाट इज मार्केटिंग एंड व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि हमारी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस हो चुका है। और फिर आपके टारगेट मार्केट्स कौन से होंगे और आपने इसकी सेगमेंटेशन करने होंगे। तो चले, मार्केटिंग की डिफिनीशन जो है और मार्केटिंग मैनेजमेंट वो तो हमने प्रीवियसली पढ़ लिया है। अब अगर हम टारगेट मार्केट्स की बात करें, तो आप लोग कहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को देंगे। एक तो आप अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें। लेट्स सपोज अब मैं जीन्स की प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, जीन्स एक, तो वो मैं किसी ऐसे एरिया में करूँगा जो पोश इलाका हो, जहाँ पे लोग पहनते हों। लेकिन अगर मैं किसी गाँव चला जाऊँ, तो वहाँ पे मैं जीन्स की प्रमोशन नहीं कर सकता। मैं हिली एरियाज में गर्मियों के फैब्रिक की प्रमोशन नहीं कर सकता। वहाँ पे मैं गर्म जो मतलब हमारे जो कोल्ड एरियाज हैं वहाँ पे मैं गर्म कपड़ों की प्रमोशन करूँगा, ठीक है। एक तो हमें ये करना है। फिर सेगमेंटेशन में ये प्रोडक्ट किसके लिए है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, किस एज के लिए है, एज्ड लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है, यंगस्टर्स के लिए है, एडल्ट्स के लिए है। सो आप लोग इस तरीके से आप लोग अपने टारगेट मार्केट सेलेक्ट करते हो और फिर आप सेगमेंटेशन करते हो। ये हमारे कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में आता है। फिर ये सिंपल मार्केटिंग सिस्टम को देख लें। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये देखिए इंडस्ट्रीज है, कलेक्शन ऑफ सेलर्स है, ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास कलेक्शन ऑफ बायर्स है, मतलब कस्टमर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं और वो इनको पे करते हैं, ठीक है। और जो हमने कहा ना, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, आप उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट सारी की सारी कम्युनिकेशन करते हुए, ठीक है, कि जी इस प्रोडक्ट में आपको ये बेनिफिट्स होंगे, और वो कस्टमर जो है या बायर जो है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन आप उसमें अगेन इधर फिर आप अपनी इनोवेशन और चेंजेस लेकर आते हो, मार्केटिंग रिसर्च करते हो, रीथिंक ऑफ मार्केटिंग मिक्स, सेगमेंटेशन, ये सब चीज़ें आप लोग इधर फिर करते हो और यहाँ पे भी फिर उसको कम्युनिकेट करते हो।
ये एक सिंपल हमारे पास मार्केटिंग सिस्टम है। फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में मार्केट प्लेस आ गया, मार्केट स्पेस आ गया एंड मेटा मार्केट आ गया। ठीक है जी। मार्केट प्लेस को अगर हम लोग देख लें कि जी आप लोगों की तो मार्केट प्लेस बेसिकली एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं रेगुलरली बेसिस पे और अपने प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करते हैं या सर्विस की परचेजिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केट प्लेस। दूसरी तरफ जो हमारे ये नेक्स्ट है मार्केट स्पेस के बारे में हम बात करते हैं। सो मार्केट स्पेस बेसिकली ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हम वर्चुअल मार्केट प्लेस भी कह सकते हैं। ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, एनवायरनमेंट्स होता है जिसमें डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो हम इसको कहते हैं, अगर हम इसके ले में डिफिनेशन की तरफ जाएँ, सो ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन होती है और कम्युनिकेशन बेस्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है या एक्सचेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है और ये 1990s में डेवलप हुआ था। इसमें हम बेसिकली देखते हैं। सो अब आप इसको देख लें। अब यहाँ पे भी मार्केट प्लेस में भी इंफॉर्मेशन लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन मार्केट स्पेस में बेसिकली देखिए, मार्केट प्लेस में आप लोग के पास एक फिजिकल लोकेशन होती है, स्पेस में आप लोग के पास फिजिकल लोकेशन नहीं होती, वो रिक्वायर्ड नहीं करती, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है। सो एक तो हम इसको इस तरीके से देख लें। दूसरा, अगर हम इसके डिफरेंसेस को देख लें मार्केट प्लेस और मार्केट स्पेस को, सो अब आप देख लेना कि जी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से मतलब हम ये नहीं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हम नहीं देखते कि जी जो सेगमेंटेशन हमारी होती है कि जी ये इस एज होगा, ये मेल होगा, जेंडर होगा, रेस होगा, कुछ नहीं। वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है। आपकी डिमांड सप्लाईज एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल से होती है, ठीक है। सो आप इस तरीके से देख लो। और यहाँ पे जो मार्केट स्पेस होती है बेसिकली इन्वायरमेंट, उसमें वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू प्रपोजिशंस मतलब ये रिवोल्यूशनाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। मार्केट स्पेस में आप इसमें मोर वैराइटीज़ देते हो, आप इसमें कस्टमाइजेशन की ऑफ़र करते हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बिलोंग्स टू बायर, सेलर, प्रोड्यूसर, इन चीज़ों को होता है। और इन सब का एक ही गोल होता है कि जी आप वैल्यू क्रिएट करते हो किसी भी मार्केट में। फिर इसके बाद अगर आप लोग हमारे पास जो वो है मेटा मार्केट। मेटा मार्केट बेसिकली ये सब बायर्स को, सेलर्स को एक ही जगह पे इकट्ठे करता है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि जी डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो कस्टमर्स को, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करो किसी भी कस्टमर्स को। मतलब ये आप लोगों के लिए डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स जिनकी नीड्स एंड वांट्स डिफरेंट होती है, उनको एक जगह क्रिएट करता है, ठीक है। और आप किसी भी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए, किसी सर्विस को सेल आउट करने के लिए। सो मेटा मार्केट में हम इसकी डिफिनेशन देखें, सो ये इज़ अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद अ सर्टेन मार्केट कैन बी फाउंड। फॉर एग्जांपल इसको देख लें कि जी एक कार सेलिंग कंपनी है। सो उसके लिए मेटा मार्केट क्या होगा कि जी उनकी अपनी एक वेबसाइट हो, ठीक है। सो आप अपनी वेबसाइट को इजीली वहाँ पे देख सकते हैं, उनके पार्ट्स वगैरह, उनके डिफरेंट कलर्स, लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, उस पे रिव्यूज़ दे सकते हैं एंड मच मोर। तो आपने डिफरेंट लोगों को इकट्ठे किया उस मार्केट में, इसको हम कहते हैं मेटा मार्केट। फिर इसके बाद देख ले मार्केटियर्स एंड, ये इसके फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, मार्केटियर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, नीड्स, वांट्स, डिमांड्स, प्रोडक्ट ऑफरिंग, ब्रांड वैल्यू, सेटिस्फैक्शन। अब मार्केटर्स को तो आपको पता है उसके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, अभी तक हम उसी उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। फिर आपकी नीड्स, वांट्स, डिमांड्स होती हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इसको देखना होगा कि जी ये अगर आप लोग देख लें मार्केटियर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे उस वक्त से। प्रोडक्ट्स ऑफरिंग एंड ब्रांड्स को भी डिस्कशन होती है, वैल्यू सेटिस्फैक्शन की भी। एक आपकी नीड्स होती हैं, एक आपकी वांट्स होती है। नीड्स होती है कि जी आपकी ज़रूरत है, ठीक है, रोटी कपड़ा है फॉर एग्जांपल, ये आपकी नीड्स है। वांट्स फिर अब वो आपको चाहिए, और मार्केटर्स का काम है कि वो आपकी नीड्स को वांट पे शिफ्ट करे एंड देन यू पुट अ डिमांड फॉर दैट। वैल्यू सेटिस्फैक्शन में देख लें, सो कस्टमर वैल्यू साइड, वैल्यू की एक, अगर हम मैथमेटिकल फार्मूले के हिसाब से देखें, सो वैल्यू में क्या होता है कि वो बेनिफिट्स देखता है डिवाइड बाय कॉस्ट, कि उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है और वो उसके अगेंस्ट क्या कॉस्ट पे कर रहा है, ठीक है। सो फिर वो देखते हैं कि हाँ जी इसमें मेरे लिए वैल्यू होगी कि नहीं होगी, इसलिए हम कहते हैं कि अपनी कॉस्ट मिनिमाइजेशन करें और कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दें। ये सब टॉपिक्स जो हैं तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड टूल्स के हैं। इसमें फिर एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन देख लें, ठीक है जी, आप एक्सचेंज कर सकते हो, आप ट्रांजैक्शन की मोड ऑनलाइन बेस पे दो, आप
फ्रॉड्स को बार्टर सिस्टम पे चले जाओ, ट्रांसफ़र देख लो, बिहेवियर रिस्पॉन्स देख लो, ये सब हमारे एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। रिलेशनशिप एंड नेटवर्क, सो यहाँ पे ये रिलेशनशिप मार्केटिंग का आप इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब रिलेशनशिप मार्केटिंग में अगर हम देखें, सो रिलेशनशिप मार्केटिंग कहते हैं कैसे? रिलेशनशिप मार्केटिंग बेसिकली ये एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है जो कि डेवलप होती है डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज से। मार्केटिंग कैंपेन से जो हमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज आते हैं उससे ये डेवलप होती है, और इसका जो एम्फेसिस होता है वो कस्टमर रिटेंशन पे होता है और सेटिस्फेक्शन पे होता है कि जी आप कस्टमर को रिटेन करो, उनको सेटिस्फाई करो, रादर देन आप अपनी सेलिंग पे फोकस करो। नहीं जी, आप कस्टमर की रिटेंशन पे और उनके सेटिस्फेक्शन पे फोकस करो। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा जो इसमें है वो मार्केटिंग नेटवर्क है। मार्केटिंग नेटवर्क ये बेसिकली एक प्रॉपर, जिस तरह हम नेटवर्क देखते हैं ना कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, फिर उसके अगेंस्ट सब कॉन्सेप्ट, फिर सब कॉन्सेप्ट, तो ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ठीक है। बेसिकली हम अगर आपसे कोई पूछे कि जी मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई डिफरेंस है, तो आपको कि नहीं जी ये, और हम नेटवर्क मार्केटिंग को पिरामिड सेलिंग भी कहते हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सर्विस करने के लिए, जहाँ पे हम कहते हैं कि जी जो रेवेन्यू हमारे पास आती है वो डिराइव होती है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे आप इस पॉइंट को नोट करें कि ये पर्सन टू पर्सन इसमें सेलिंग होती है, ठीक है। आप लोग किसी कंपनी को देखें ना, एक कंपनी होती है जिसको अपना नेटवर्क बढ़ाना होता है, सो वो डिफरेंट पार्टनर्स लेता है, वो सेल्स पर्सन लेता है, फिर सेल्स पर्सन के अंदर अपने असिस्टेंट्स होते हैं, लेकिन वो बेसिकली जनरेशन ऑफ सेल्स होती है, क्लोजिंग ऑफ सेल्स होती है। हम यहाँ पे मार्केटिंग नेटवर्क से हमारी ये मुराद है। मार्केटिंग चैनल्स को हम लोग देख लेते हैं, फिर आप लोग इसमें देखें कि जी हमारे पास डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स हो सकते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग बेसिकली इसमें पीपल आते हैं हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं, ताकि हम ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। इसको हम कहते हैं मार्केटिंग चैनल। इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है, या ये इसका मतलब बेसिकली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जी इट इज़ द वे प्रोडक्ट गेट्स टू द एंड यूज़र्स और टू द कंज्यूमर एंड इज़ आल्सो नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सही है कि जी एक प्रोडक्ट कैसे बना और वो किस तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंचा, इसको हम कहते हैं मार्केटिंग चैनल, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है जी सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को हम देखते हैं, तो सप्लाई चेन जो होता है वो बेसिकली एक नेटवर्क होता है किन के दरमियान, कंपनी के दरमियान और सप्लायर के दरमियान। किस चीज़ के लिए होता है? टू प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कि जी कंपनी और सप्लायर के दरमियान जो नेटवर्क होता है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएं और देन वो डिस्ट्रीब्यूट करें, इसको हम कहते हैं सप्लाई चेन। कंपटीशन, आपके कंपटीटर्स वगैरह की बात आ गई, ये हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए। फिर उसके बाद आपके पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स में अगेन ब्रांड कंपटीशन, आप लोग की जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं उसकी कंपटीशन होती हैं। आप भी एक ब्रांड प्रोवाइड कर रहे हो, दूसरा भी एक ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है। लेट सपोज करोला है एंड होंडा है, दोनों सेडान कार्स बनाती हैं, सो उन दोनों के दरमियान कंपटीशन आ जाता है। फिर आपकी इंडस्ट्री, तो आपकी इंडस्ट्री की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, उसके दरमियान आपका क्या कंपटीशन है। फिर इस तरीके से हम फॉर्म कंपटीशन, जनरल कंपटीशन, इन सब चीज़ों को आप लोगों ने देखना है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक आपका टास्क एनवायरनमेंट होता है, एक आपका ब्रॉड एनवायरनमेंट होता है। फिर टास्क एनवायरनमेंट में आप लोग देखते हो कि जी वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो कि किसी आपकी कंपनी को इफेक्ट करते हो, मतलब आपके कस्टमर्स हो गए, आपके कंपेटर्स हो गए, आपकी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हो गई, ग्रुप्स हो गए, डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप्स, लेबर फोर्स हो गया, सप्लायर्स हो गया। अब ये इनडायरेक्टली आपके कंपनी को इफेक्ट करते हैं इस तरीके से। फिर अगर हम देख रहे हैं कि जी ब्रॉड इन्वायरमेंट, सो ब्रॉड इन्वायरमेंट जो होते हैं वो 6 कंपोनेंट्स पे होता है। डेमोग्राफिक आ गया, इकोनॉमिकल आ गया, न्यूट्रल आ गया, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चर। उसको ज़्यादातर पहले लोग इसको पेस्टल एनालिसिस भी पढ़ते थे। अब ये लोग आपके कैसे इफेक्ट करते हैं आप लोगों के उस पे कंपनी पे, कि जी आपके डेमोग्राफिक्स कैसे इफेक्ट होगा, आपके इकोनॉमिक वैल्यूज़ कैसे इफेक्ट करती हैं, आपका कल्चर कैसे इफेक्ट करता है, आपका पॉलिटिकल लीगल सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, ये हम देखते हैं कि जी ये लोग कैसे इफेक्ट होते हैं आपकी कंपनीज में। फिर मार्केटिंग प्रोग्राम्स हमारे पास आ गया। मार्केटिंग प्रोग्राम में आप कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च करते हो, मतलब कहाँ कहाँ से आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है,
कैसे आप प्लान्स बनाते हो, आपकी स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, मार्केटिंग मिक्स आप लोग देख लो कि जी कौन कौन सा मार्केटिंग मिक्स मैंने देखना है, 4 Cs पे फोकस करूँ, 4 Ps पे फोकस करूँ, 4 E's पे फोकस करूँ। ठीक है। आजकल हम जिस तरह हमने कहा ना कि जी कॉटलर की एक डेफिनेशन थी हमारी जो स्टार्ट इंट्रोडक्शन था कि जी आप लोग जो है तो उसको जो आप लोग का मेन जो एम है कि जी फ्यूचर अहेड आया नहीं है, फ्यूचर आ चुका है, लेकिन वो एक अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब हम अभी तक यहाँ पे 4 Ps पढ़ रहे हैं, जबकि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो 4 E's की तरफ जा चुके हैं। फिर कंपनी ओरिएंटेशन आ जाती है आप लोगों की, हमारे पास फिर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये आप लोगों के पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो अभी हम इसको पढ़ते हैं वन बाय वन। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सॉरी, हाँ जी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बेसिकली कंपनी की जो मेन फिलॉसफी होती है वो ये होती है कि जी आपका बिजनेस का जो मेन फोकस हो वो इस चीज़ पे हो ताकि आप मज़ीद से मज़ीद प्रोड्यूस करें, मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन आप लोग करें ताकि आपके पास प्रोडक्ट्स हर टाइम मौजूद हों, लेकिन उसकी कॉस्ट कम होती जाए, रादर देन कॉस्ट बढ़े आपकी कॉस्ट कम हो। सो मतलब बल्क में प्रोडक्शन हो लेकिन कॉस्ट पे वो आपकी प्राइसेस डाउन होती जाएँ उसकी। क्योंकि जब आप 1 यूनिट बनाते हो तो उसकी प्रोडक्शन डिफरेंट होती है, और आप दूसरे 2 यूनिट्स बनाते हो फिर कॉस्ट आपकी मज़ीद कम होती है, फिर 3 बनाते हो। तो जितनी आपकी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ होंगी उतनी ही आप लोगों की प्राइसेस डाउन होंगी। इसके बाद फिर हम आते हैं जी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से हमारी मुराद क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें ना, सो ये बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है? जब आपका प्रोडक्ट एक अर्ली स्टेज में होता है, आप वो बताते हो। ठीक है? मतलब अब एक कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग की एग्ज़ाम्पल ले लें या टोयोटा की ले लें, आप उनके बारे में देखें ना, सो वो आप लोग क्या कहते हैं कि जी इनकी प्रोडक्ट बेस्ट है, उनकी क्वालिटी बेस्ट होती है, इसके पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ठीक है? सो अब उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की वजह से आप पहचाने जाते हो। ठीक है? और प्रोडक्ट मार्केटिंग जो होती है ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग फंक्शंस है। ठीक है? कि आपकी जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है और मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, इसके दरमियान जो ये गैप होता है, ये इसको फुलफिल करती है। फिर हमारे पास आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में आप सेलिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करते हो कि जी बस आपने कहते हैं कि जी मैंने सेलिंग करनी है, सेल सेल एंड सेल। ठीक है जी। उसमें आप ये नहीं देखते हो कि जी आपका प्रोडक्ट कैसे है, बस आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जी हमने अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करनी है, बाय वन प्रमोशंस लगाओ, बाय वन गेट वन फ्री, डिस्काउंट्स लगाते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि जी आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोग खरीदें। एट द एंड हमारे पास आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमारे जो होता है उसमें हम बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करते हैं कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को, कि हाँ कस्टमर्स बेसिकली उसकी नीड्स वांट्स क्या है, वो डिमांड मुझसे क्या कर रहा है। ठीक है? और मैं प्रोड्यूस क्या कर रहा हूँ। सो आप जो प्रोडक्शन करते हो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, वो उसकी नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक करते हो कि वो उनको सेटिस्फाई करो एंड देन उससे प्रॉफिट कमाओ, रादर देन आप सेलिंग कॉन्सेप्ट की तरह अपना प्रोडक्ट सेल आउट करो। नहीं जी, आपका मेन फोकस होता है कि जी आप उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करो। ये कंपनी ओरिएंटेशन होती है। फिर अगेन हम टारगेट मार्केट्स पे आ जाते हैं कि जी अगेन आपका टारगेट मार्केट कौन सा है, किन लोगों को आपने अपना प्रोडक्ट देना है, कहाँ पे देना है, किस तरीके से देना है। आपका मार्केट मतलब वही बात है। अब एजुकेशन आ गया, तो एजुकेशन जी टारगेट मार्केट है। लेट्स सपोज अब मुझे किस एरिया में अपना प्रोडक्ट मुझे सेल आउट करनी है, किस एरिया में मुझे अपनी सर्विस सेल आउट करनी है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख लें कि जो टारगेट मार्केट होता है ये बेसिकली ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होता है विद इन अ बिजनेस। ठीक है? सो जिसका जो मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि जी टारगेट मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विद इन अ बिजनेस। ठीक है? सो हम इसको ये कहते हैं, और इसका एम जो होता है वो मार्केटिंग एफर्ट्स पे होता है और उसकी रिसोर्सेज पे होता है। हम इसको कहते हैं टारगेट मार्केट। फिर हमारे पास कस्टमर की नीड्स आती हैं। सो कस्टमर की नीड्स क्या क्या होती हैं, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा नीड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो यहाँ पे जो मेंशन है स्टेटेड नीड्स होती हैं। अब स्टेटेड नीड्स को हम वो कहते हैं विच आर स्पेसिफाइड क्लियरली बाय द कस्टमर और द मार्केट, कि कस्टमर आपको बताता क्या है कि जी मुझे अच्छी क्वालिटी का कप मतलब उसको कपड़ा चाहिए, लेट सपोज। ठीक है? वो आपको बता देता है, और या मार्केट उसको बताती है कि जी कस्टमर्स को यही चाहिए। फिर रियल नीड्स में क्या होती है कि जी वो रेफ़र करता है किस चीज़ के लिए, रियल क्वालिटीज़ की तरफ रेफ़र करता है।
या उसकी यूटिलाइजेशन, कि ताकि उसकी जो वो उसको यूटिलाइज करे तो उसका जो रिजल्ट्स है वो उसके मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर सके बेसिकली उसकी वो नीड्स। फिर उसके बाद हमारे पास अनस्टेटेड नीड्स आ जाती हैं। अनस्टेटेड नीड्स में हम देखते हैं कि जी जो इसमें हम तो अनस्टेट मतलब इसमें आप लोग ये देखते हो कि जी वो उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं करता, ठीक है, लेकिन या उसको रिक्वायर्ड भी नहीं होती, लेकिन अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो वो उसको खुश कर देता है। लेट्स सपोज उसको एक प्रोडक्ट चाहिए और आप उसको एक अच्छी पैकिंग में दो, तो वो ज़ाहिर बात है उसको मतलब वो उसे एक्सपेक्टेशंस में नहीं होता, लेकिन वो उसको फेवर कर देता है आप लोग की तरफ ताकि वो आपसे दोबारा परचेजिंग करे। डिलाइट नीड्स को भी हम इस तरह कर सकते हैं कि वो उसको डिलाइटफुल बना देता है, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड जो उसको मिल जाती है। तो हम इस चीज़ को भी देखते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट नीड्स होती हैं वो होती है सीक्रेट नीड्स। अब सीक्रेट नीड्स को हम इस तरह कह सकते हैं कि जी जो कंज्यूमर होते हैं जो रिलेक्टेंट होता है एडमिट करने के लिए, लेकिन वो अपने स्टेटस के सिंबल के लिए जो बढ़ाने की कोशिश करता है, या मतलब जो आपको वो डायरेक्टली कह नहीं सकता, ठीक है। तो उस किस्म की नीड्स भी कंपनी को चाहिए कि जी वो कस्टमर्स की फुलफिल करें। इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होती है, जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल मार्केटिंग और इंटरनल मार्केटिंग हो जाता है। अब एक्सटर्नल मार्केटिंग में आप लोग देख लें कि जी इसमें बेसिकली हम प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट की, या सेलिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की और सर्विसेज की, तो वो एक्सटर्नल मार्केटिंग में करते हैं। और इसमें हम मार्केटिंग रिसर्च हमारे पास इंक्लूड होता है, हमारी एडवर्टाइजमेंट्स इंक्लूड होती है, हमारे क्लाइंट्स होते हैं। बेसिकली ये एक रिलेशनशिप होता है एक्सटर्नल मार्केटिंग में, आप कंपनी की और उसके क्लाइंट्स या कस्टमर्स की। और इसका मेन एम जो होता है वो ये होता है कि जी कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को से इंफॉर्मेशन ले और आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर से इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास इंटरनल मार्केटिंग हो जाता है। अब इंटरनल मार्केटिंग को अगर हम देखें, सो वो भी प्रमोशन होती है, लेकिन वो प्रमोशन ऑफ कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है, कि कंपनी कौन सी प्रमोशन ऑफ कंपनीज ऑब्जेक्टिव, कंपनीज प्रोडक्ट्स, कंपनी सर्विसेज, वो उसको बनाती है कि जी आपकी कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कंपनी के कौन कौन से सर्विसेज हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो उनके एम्प्लॉयज़ को बताता है बेसिकली। जब वो उनको पता लग जाता है, सो उस तरीके से फिर आइडिया होता है कि जी एम्प्लॉयज़ जो है तो वो उसकी बेटरमेंट के लिए काम करना शुरू कर देता है। प्रॉफिटेबिलिटी को देख लें, सो प्रॉफिटेबिलिटी में हमारी सेल्स अगर कम हो रही है सो कैसे बढ़ाएं, सेल्स की ग्रोथ कैसे इंक्रीज करें, या व्हाट आर द रीजंस ऑफ सेल डिक्लाइनिंग। फिर आप अपने जो कंज्यूमर जो परचेजिंग करते हैं आप लोगों से, आप उसको परचेजिंग पैटर्न उसके चेंज कर दें, ठीक है। अपना कंपटीशन आप जितना इंक्रीज करेंगे उतनी ही आपको बेनिफिट होगा। आपके जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं R&D वगैरह उसमें एक्सपेंडिचर्स में इंक्रीज लेकर आएँ, जितना आप इन पे फोकस करेंगे उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, मीन्स कि आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है वो, उसमें बेसिकली आप सोसाइटी को भी देखते हो, कंज्यूमर को भी देखते हो और कंपनी को भी। अब आपकी कंपनी, आपका मेन एम है प्रॉफिट्स कमाना, और कस कंज्यूमर का है कि वो सेटिस्फेक्शन चाहता है। लेकिन आप कोशिश करो कि जी सोसाइटी के लिए भी वो बेनिफिट्स हो। लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट्स देते हो, लेकिन वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है, ताकि अब हम कोई जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं हम पॉलीथीन बैग्स में लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको कोशिश करें कि जी हम उसको रिसाइक्लेबल बैग्स दें, कपड़े के बैग दें, सो वो सोसाइटल वेलफेयर के लिए भी है, ठीक है। एक कॉज है ना हमारे लिए कि इन्वायरमेंट एक कॉज है, ताकि क्लाइमेट चेंज और इन चीज़ों पे थोड़ा काबू पा सके। सो कंपनी को चाहिए कि वो इस किस्म की मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया करें। ये अगेन इसका एक डिस्कशन क्वेश्चन है कि जी कैन यू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स दैट हैव मेड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो ये अगेन फिर आपके लिए है। अब इस से भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि जी ये आपके लिए कैसे होंगे, और शायद इन्हीं में से क्वेश्चंस जो होंगे तो वो आपके पेपर्स के लिए बनते जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं। हाउ बिजनेस एंड मार्केट आर चेंजिंग। अब बिजनेस और मार्केट कैसे चेंज हो रहे हैं, कस्टमर्स चेंज हो रहे हैं, कस्टमर्स के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ गई है, सो वो उसकी नीड्स भी चेंज हो गई, उसकी डिमांड्स भी चेंज हो गई, उसकी वांट्स भी चेंज हो गई। सो मेक श्योर कि आप कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन के साथ साथ ही वो करें। मीन्स जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन, प्रोडक्ट सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें कि कस्टमर बेसिकली चाहता क्या है,
ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स को क्या चाहिए? ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स को बेसिकली ये देखना चाहिए कि जी जो ब्रांड है वो उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बनाए, उसके मुताबिक अपने सर्विस की। स्टोर बेस्ड रिसेलर्स को चाहिए कि जी मार्केट चेंज हो रहा है, सो हम इतने मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हो तो ठीक है वो एक्सपायरी डेट और उन चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखा करें, ताकि इसके हवाले से कस्टमर जो है तो उनको फ़ायदा हो, आपके कस्टमर्स रिटेन हो। कंपनी रिस्पॉन्सेज टू एडजस्टमेंट्स, ठीक है आप री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। री इंजीनियरिंग से हमारी मुराद ये है कि आप अपने प्रोसेस में चेंज लेकर आएँ। आप अगर आउटसोर्सिंग कर सकते हैं तो आउटसोर्सिंग करें, मतलब एडवर्टाइजमेंट की बजाय आप अपना मार्केटिंग करते हैं तो आप इसको आउटसोर्स करते हैं, आपके लिए कोई और कंपनी आउटसोर्सिंग कर सकती हैं। डिजिटलाइजेशन जिस तरह ई कॉमर्स है उसकी तरफ चले जाएँ, डिफरेंट बेंचमार्किंग अपने पास रखें, उस बेंचमार्क के मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस स्टैंडर्ड्स वगैरह को देखें। अलायंसेस बनाएँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसको आजकल हम एमओयूज़, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये क्या करें, सप्लायर्स को पार्टनर्स बना के दें ताकि आपको रिसोर्सेज टाइम पे यूटिलाइज हो, मार्केट सेंटर्स, ग्लोबल लोकेशन, ग्लोबल एंड लोकल कंपटीशन, डिसेंट्रलाइज, ये सब चीज़ें होती हैं कि जी मार्केट चेंज हो रही है, सो कंपनी को इन तरीक़ों से रिस्पॉन्स करना चाहिए और एडजस्ट होना चाहिए अपने मार्केटिंग को, सॉरी मार्केट चेंज के मुताबिक अपने बिज़नेस को रन करने के लिए और उसको इंक्रीज़ करने के लिए। फिर हर एक के अंदर-अंदर ये सब कुछ मौजूद है कि जी कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये हमने डिस्कस किया था, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को देख लें, कस्टमर के शेयर को देख लें, टारगेट मार्केटिंग, कस्टमाइज़ेशन, इसमें बेसिकली सब कुछ इनडायरेक्टली जो है तो वो अपने कस्टमर्स को देखना है कि जी कस्टमर अपना प्रोडक्ट खुद बता सकता है, वो अपने नीड्स को देखें, उसकी वांट्स को देखें, आप उसको डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स प्रोवाइड करें, आप उसको डिफरेंट टेक्निक्स प्रोवाइड करें, पॉलिसीज़ बनाएँ, फ्लेक्सिबल हो, डिसीजन ले सकते हैं इस किस्म के मॉडल में। कस्टमर का फीडबैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सब चीज़ें होती है कि जी आप अपने बिज़नेस को प्रॉपर्ली रन कर सकते हो। तो अभी तक के लिए हमारे यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 सॉरी लेक्चर नंबर 1 टू 4 है। इसके बाद जो है हम आपको लेक्चर नंबर 5 टू 8 मैं आपके लिए वो बनाऊँगा, स्लाइड्स बनाऊँगा, तो आप इसको देख लें, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं फिर।